हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलिए, ठीक ही रहना चाहिए। देखिए, ये वीडियो बनाने में ज़्यादा देर लेट इसलिए हुआ इस बार, क्योंकि मेरे घर में कुछ पारिवारिक टेंशन आ गया था, घरेलू टेंशन था, और वो टेंशन अब दूर हो गया है। तो आज जो हम वीडियो बनाएंगे वो क्लास 12th का चैप्टर 5 जो चल रहा है और लेक्चर 6। 5 लेक्चर तक तो हम इसके पहले ही बता चुके थे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेंडल के बारे में जो नियम जो मेंडल बनाए थे उनके बारे में बताया जा रहा है। तो आज का जो हेडिंग है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशागति का नियम। ठीक है, यानी आज का जो हेडिंग है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशागति, मेंडल के वंशागति का नियम। देखिए, ध्यान से समझिएगा, यही हेडिंग है आज का, है ना? एकदम स्थिर से पढ़िए, वो भी आए नहीं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी मेंडल के वंशागति का नियम। देखिए, मेंडल जो भी अपने एक्सपेरिमेंट में जो भी बताए हैं उसी को मेंडल्स का वंशागति का नियम कहेंगे। लेकिन सवाल है कि मेंडल्स के वंशागति के नियम का अगर हम डिफिनीशन के तौर पे अगर उसको हम सही ढंग से बोलें तो क्या कर सकते हैं? क्या अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि मेंडल के वंशागति के नियम से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। मेंडल अपने प्रयोग में, ठीक है ना, मेंडल अपने प्रयोग में संकरण के बाद यानी हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो भी निष्कर्ष निकाले इसे ही मेंडल के वंशागति का नियम कहते हैं। मतलब मेंडल जो भी प्रयोग कर रहे थे तो वो क्या करते थे कि दो भिन्न गुण वाले जीवों को, खास करके पौधे के जातियों को आपस में संकरण, एक दूसरे से परस्पर संकरण करा करते थे, एक दूसरे से क्रॉस कराते थे, और उससे जो नए संतति पैदा लेते थे उसके बारे में, उसके गुण के बारे में पढ़ते थे। तो इसे हम लोग क्या कहते थे? मेंडल के वंशागति का नियम। यानी आप कह सकते हैं, इसको अगर लिखेंगे तो आप कह सकते हैं कि मेंडल अपने प्रयोग में संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन होता है। संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल अपने प्रयोग में, यानी मेंडल अपने प्रयोग में संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के पश्चात, यानी बाद के पश्चात जो निष्कर्ष निकाले उसे मेंडल के
वंशागति का नियम कहते हैं। देखिए ध्यान समझिए, मेंडल अपने प्रयोग में संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के पश्चात, मतलब उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद दो पौधे को आपस में, दो भिन्न गुण वाले पौधे को आपस में क्रॉस कराने के बाद जो निष्कर्ष निकाले, मेंडल जो उसके बारे में निष्कर्ष निकाले, है ना, उसे मेंडल का वंशागति का नियम कहते हैं। ठीक है, उसी को मेंडल के वंशागति का नियम कहते हैं। ठीक है, अब है कि मेंडल के वंशागति के नियम कितने प्रकार के दिए गए हैं। तो देखिए, वैसे तो मेंडल्स के वंशागति का नियम को एनसीईआरटी की किताब में आपको 2 प्रकार का लिखा है, लेकिन उसको में एक और जोड़ा गया है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आप डायरेक्टली 3 को भी कह सकते हैं। तो मेंडल के आनुवंशिकता का नियम या मेंडल के वंशागति का नियम निम्नलिखित इस प्रकार से है। यानी आप लिख सकते हैं कि मेंडल के वंशागति का नियम निम्नलिखित प्रकार के हैं। निम्नलिखित प्रकार के लिख दिए। इसमें से जो पहला है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको हम लोग कहेंगे प्रभाविता का नियम। क्या कहेंगे? प्रभाविता का नियम। सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन माने अलग करना। इसको आप कह सकते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। सब बताएंगे क्या है ये सब। इसी के सहारे पूरा ये जेनेटिक्स लिख दिए हैं, है ना। और तीसरा है लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, है ना। तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका हिंदी स्वतंत्र अपव्यूहन। व्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, है ना। तो ये 3 प्रकार के जो नियम हैं इसको हम आपको बताएंगे, है ना। ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम 3 गो लगा के, ये जो है 3 गो आपका मेंडल्स के लॉ को पढ़ना है। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा है
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इसका क्या मतलब होता है ना, इसका क्या मतलब होता है वो तो जब शुरू करेंगे तो हम बताएंगे ही। तो ये तीनों में से सबसे पहले हम शुरू करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम, ठीक है। यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस में, प्रभाविता का नियम में, अब हम इसको शुरू करेंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस देखिए, प्रभाविता का नियम, या आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए, उतार लीजिएगा इसको, ये तीनों को। अब पहला हम शुरू करेंगे ये वाला, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे प्रभाविता का नियम। तो देखिए प्रभाविता का नियम में आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद फिर दूसरा बताएंगे, फिर तीसरा नियम चलेगा। अभी प्रभाविता का नियम चलेगा अगले वीडियो तक, या हो सकता है उसके बाद वाला वीडियो में भी चले, क्योंकि इसके बारे में मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस से इसको भी पढ़िएगा। तो देखिए प्रभाविता का नियम की अगर बात करेंगे तो प्रभाविता का नियम क्या है कि जब एक जोड़ा विरोधी लक्षणों वाले जनकों में परस्पर संकरण कराया जाता है ना, परस्पर संकरण कराया जाता है, तो उनके संततियों में केवल, है ना, केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं और अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते, दिखाई नहीं देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। पहले देखिए इसको समझा रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि जब दो विरोधी माने विपरीत, जब दो विरोधी लक्षणों वाले, जब दो विरोधी लक्षणों वाले जनकों में संकरण कराया जाता है तो इनके संततियों में प्रभावी लक्षण संततियों में प्रभावी लक्षणों नहीं, प्रभावी लक्षण प्रकट हो जाते हैं, प्रकट होते हैं, किंतु अप्रभावी लक्षण रहते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं, तो इसे प्रभाविता
तो इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम कहते हैं। देखिए समझेगा, कहता है कि प्रभाविता का नियम किसको कहेंगे, तो क्या लिखे हैं, देखिए अभी भी समझाएं। जब दो विरोधी लक्षणों वाले जनकों में, जनक तो समझ रहे हैं, जो पेरेंट्स होगा, जो परिपक्व पौधा होगा, जिस पौधे को आपस में क्रॉस कराया जाएगा, या पौधा ही क्यों, जंतु हो या कोई भी हो, कोई भी जीव हो, जो दो जीवों के बीच आपस में परस्पर क्या कराया जाए, संकरण कराया जाए, वो में विरोधी लक्षण मतलब एक दूसरे के विपरीत लक्षण। सपोज कीजिए कि मटर के पौधे में एक लंबा पौधा है तो एक बौना पौधा है, यानी नाटा पौधा है, तो लंबा पौधा का विरोधी लक्षण कौन हो गया, बौना पौधा। तो ये दोनों के बीच जब क्रॉस कराएंगे तो उससे जो संतति पैदा लेगा तो उसको में किसका गुण आएगा, लंबा वाला का आएगा, है ना, तो वो लंबा पौधा कहलाएगा, ना कि बौना। तो देखिए बौना जो है अप्रभावी लक्षण था और लंबा जो है क्या था, प्रभावी लक्षण था। तो दोनों को क्रॉस कराएगा तो उसका जो संतति पौधा पैदा लिया वो भी जो है लंबे कहला रहा। इसका मतलब लंबा जो है बौना पर क्या हो गया, प्रभावी हो गया, है ना। तो वही लिखें कि इनके संततियों में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, मतलब लंबा दिखाई देता है किंतु अप्रभावी लक्षण रहते हुए भी दिखाई नहीं देते, तो इसे क्या कहेंगे, प्रभाविता का नियम कहते हैं। मतलब कि जो लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच जो क्रॉस कराया गया या संकरण कराया गया तो उसके संतति जो पैदा लिया, उस संतति में लंबा दिखाई दे रहा है, उसकी लंबाई दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको में बौना का गुण न रहा होगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि दोनों मिल करके उसको बनाया है ना। तो ये जो लंबा होगा वो हाइब्रिड लंबा होगा, मतलब कि संकर लंबा होगा। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं उसी को प्रभाविता करें, मतलब एक गुण दूसरे गुणों पर प्रभावी होकर के दिखा रहा है उसके संततियों में, उसी को क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे देखिए, मतलब कहने का मतलब है कि इसको पहले समझा, जैसे ये टॉल है ना, टॉल, आई हो गया डॉर्फ, टॉल माने लंबा और डॉर्फ माने बौना, ठीक है ना। ये दोनों देखें। अब टॉल के लिए जो जीनोटाइप लिखेंगे, ये टॉल है, ये बौना है, मतलब कि ये डॉर्फ है, तो इसका जीनोटाइप क्या लिखेंगे, कैपिटल टी, और इसका जीनोटाइप क्या लिखेंगे, स्मॉल टी, ना कि डी, तो पहले ही बताए थे। तो ये गैमिट बनाएगा तो दोनों टी अलग हो जाएगा, है ना, दोनों टी अलग हो जाएगा। ये भी गैमिट बनाएगा, ये भी स्मॉल टी अलग हो, गैमिट बने युग्मक बनाएगा, है ना। अब देखिए ये युग्मक हो गया, गैमिट हो गया, गैमिट युग्मक, और ये भी क्या, इधर का युग्मक ये हो गया गैमिट, यानी युग्मक, है ना। तो हालांकि इसको आप मेल माने, मेल का गैमेट है, इधर फीमेल मान लें, सपोज कीजिए, ये तो मादा है, क्या है, नर है। तो देखिए इसको जब क्रॉस कराया जाएगा, मतलब संकरण कराया जाएगा, है ना, तो इसको जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो क्या देखेंगे, ये जो आपस में क्रॉस कराएगा, तो आप देखिए अगर दिखाई दे, अभी इसको ऐसे ही समझा रहे हैं, ये देखिए, तो इसका जो साइड में है ये दोनों गैमेट, है ना, इसका ये है, तो ये टी और ये स्मॉल वाला टी ये हो गया, ये टी यहाँ लिखें, ये टी यहाँ, और ये कैपिटल टी यहाँ, ये कैपिटल टी यहाँ। अब देखिए दोनों मिलेगा तो हाइब्रिड टी आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये यहाँ आया, ये यहाँ, 4 गो बॉक्स संतति हुआ F1 जनरेशन का, पहली पीढ़ी के, इसको पहली पीढ़ी कहेंगे, आगे हम बताते हैं। और ये दोनों है, ये स्मॉल टी हो गया। तो देखिए ये यहाँ पर ये क्या हो गया, टॉल हो गया, मतलब लंबा। और यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, ये इससे मिला तो यहाँ टॉल हो गया,
अब ये इससे मिलेगा तो ये भी क्या हो गया, लंबा मतलब टॉल। अब ये भी इससे मिलेगा तो हाइब्रिड ये भी लंबा हो जाएगा। अब ये इससे मिलेगा यहाँ यहाँ तो ये भी हो जाएगा लंबा, है ना। तो देखिए ये इसको क्या कहेंगे, चारों बॉक्स में कहना पहली पीढ़ी, ये लंबा लिखा हुआ है, लंबा। तो ये क्या है, ये पहली पीढ़ी है, पहली पीढ़ी है ना, पहली पीढ़ी। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि ये सब को लंबा क्यों कहे हैं, देखिए इस लंबा में इस लंबा में अंतर है। ये लंबा शुद्ध लंबा हो गया जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी हो गया, और ये जो है एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देख रहे हैं सब में कैपिटल टी और स्मॉल टी है। थोड़ा बड़ा हम लिख दें समझने के लिए, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो ये सब लंबा है, लंबा ही, चारों घर में ये लंबा ही पैदा लिया। तो ये इस लंबा, ये लंबा में हाइब्रिड लंबा कहेंगे, तो कैपिटल टी है एगो स्मॉल टी है, एक बड़ा वाला टी है एगो छोटा वाला टी, दोनों मिलकर के तो टॉल होगा। यानी यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि बड़ा वाला टी जो है छोटा वाला पर हावी है, यानी प्रभावी है। ये टी इस पर प्रभावी है, ये टी इस पर प्रभावी है, ये टी इस पर प्रभावी है, ये टी यहाँ पर स्मॉल वाला प्रभावी है। यही हो प्रभाविता के, यानी पहली पीढ़ी में, यानी F1 जनरेशन इसको कहते हैं, F1 जेनरेशन, F1 जनरेशन है ना। यानी पहली पीढ़ी में जो संतति पैदा लिया, पहली पीढ़ी में जो संतति पैदा लिया वो सब के सब टॉल था। देखो तो लंबा वाला को बौना से क्रॉस कराएं तो यहाँ पर टोटल को टोटल लंबा ही पैदा लिया, बौना कोई पैदा ही नहीं लिया। इसका मतलब है कि लंबा जो है, ये जो है इस बौना पर क्या हो गया, प्रभावी हो गया, ठीक है। तो ये आपको बढ़िया से देख लीजिएगा, इसको नीचे इतना ही जगह था इसलिए थोड़ा छोटा बन गया, लेकिन इसको ऊपर भी समझा सकते थे, लेकिन समझ गए आप लोग। तो ये देखिए यहाँ पर टी, तो ये इसको एक बार फिर समझा देता हूँ आपको। लंबा पौधा और बौना पौधा, ये दोनों पौधा का जीनोटाइप, लंबा पौधा का शुद्ध लंबा है कैपिटल टी, ये बौना है स्मॉल टी। बौना के लिए शुद्ध कहे की जरूरत नहीं, बौना एक ही प्रकार का होता है और लंबा भले दो प्रकार का होता है यहाँ पे। अब देखिए ये इसका जो जीनोटाइप है वो गैमेट बनाएगा तो दोनों टी जीन अलग हो गया। अब इसका भी गैमेट बनाएगा बौना तो स्मॉल टी अलग हो गया। अब ये दोनों कैपिटल टी को यहाँ पर से 4 गो बॉक्स, जो प्रोजेनी का बॉक्स बनाएंगे पहली पीढ़ी में, तो इस संभावित 4 जो संतति पैदा लेगा उसको क्रॉस कराने के लिए देखिए ये कैपिटल टी को यहाँ साइड में लिया है, ये कैपिटल टी को यहाँ साइड में लिया है, और ये स्मॉल टी को यहाँ पर सामने ऊपर लिया है, इस स्मॉल टी को यहाँ लिया है। अब दोनों को क्रॉस करा दिया गया था। क्रॉस का मतलब देखिए ई टी इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी या स्मॉल टी ये आया, ये टॉल कहलाएगा लंबा। ये फिर इसको हम इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर लंबा है। फिर इसको हम क्रॉस कराएंगे किससे, इसको क्रॉस करेंगे इससे तो ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ भी लंबा है। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी यहाँ पर भी लंबा है। तो यहाँ पर देखिए ये फन जनरेशन में सब के सब F1 माने पहली पीढ़ी, कोई भी जनकों का जो संतति पैदा होता है शुरू में वो क्या होता है, ये पहली पीढ़ी। यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी संतति का, कोई भी जनकों का जो संतति है उससे जो पैदा लिया मतलब कि जनकों से, वो क्या हो जाता है पहली पीढ़ी का हो जाता है। तो पहली पीढ़ी में सब का सब लंबा आया, यानी लंबा जो है बौना पर प्रभावी है, इसीलिए तो पहली पीढ़ी में सब का सब लंबा ही इसको कहा गया, लंबा ही है। भले ये लंबा और ये लंबा में अंतर, ये शुद्ध लंबा है, इसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, कैपिटल टी, और इसको में इस यहाँ पर F1 जनरेशन के जो पौधे हैं इसको में जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ना। यानी ये लंबा ये भी है, लेकिन इसको हम संकर लंबा कहेंगे, हाइब्रिड लंबा कहेंगे। तो यही है प्रभाविता का नियम, है ना। तो क्या लिखे कि जब 2 विरोधी लक्षण होता है, 2 विरोधी लक्षण देखिए लंबा और बौना 2 विरोधी लक्षण है, हाँ। तो ये लिखा जब 2 विरोधी लक्षणों वाले जनकों, तो 2 विरोधी लक्षण वाला जनक कौन है, लंबा और बौना यहाँ पे हो गया।
संकरण कराया जाता है, यानी दोनों के बीच क्या कराया जा रहा है, दोनों के बीच संकरण कराया गया, मतलब क्रॉस कराया गया। तो संकरण कैसे होगा जी, ये लंबा वाला पौधे का जो जीन है वो गैमेट बनाएगा, यहाँ पे 2 वाला, यहाँ पे 2 तो एक कि संततियों में संकरण कराया जाता है। जब 2 विरोधी लक्षणों वाले जनकों में संकरण कराया जाता है तो इसके संततियों में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। यह देखिए, इस बात को समझिए, प्रभावी लक्षण नहीं प्रकट हुआ, लंबा पौधा को बौना पौधा से क्रॉस कराएं तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो F1 जनरेशन है सब के सब लंबे ना पैदा लिया जी, तो ये क्या हो गया, इसका ये प्रभावी लक्षण हो गया कि नहीं हो गया, इसका प्रभाव इसको पर बौना पर आ गया है ना। किंतु अप्रभावी लक्षण रहते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं तो इसे प्रभावता का नियम कहते हैं। लेकिन देखिए ये जो बौना है इसको में उसका फिर भी वो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी या स्मॉल टी तो है ना जीनोटाइप, फिर भी ये क्या है, लंबा दिखाई दे रहा है। इसको लंबा कहेंगे फिनोटाइप के रूप में, लंबा, लेकिन रहने से क्या होगा, लंबा। लेकिन इसका यहाँ पर बौना का भी कुछ अंश है, यानी टॉल जो है भले ड्वार्फ पर प्रभावी है, यानी लंबा जो है बौना पर भले प्रभावी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रहते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो बात अलग है, लेकिन कुछ न कुछ इसका असर रहेगा, यानी पूर्ण रूप से शुद्ध लंबा ये नहीं है। ठीक है, तो ये था प्रभावता का नियम। अब प्रभावता के नियम को समझाने के लिए इसी के आधार पर मेंडल जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, वो बहुत सारा क्रॉस कराए, ट्राईहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड, पेंटाहाइब्रिड कराए होंगे, लेकिन आपको जो पढ़ना है आपके किताब में ISC के आधार पे वो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो हम भी आपको मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस कराएं। यानी हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभावता के नियम का उदाहरण। तो ये तो समझ गए कि प्रभावता के नियम इसको किसको कहेंगे। अब प्रभावता के नियम का उदाहरण में 2 चीज़ें हैं, है ना, वो देखिए। इसका है अगला हेडिंग है एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी आप इसको कह सकते हैं कि प्रभाविता का नियम। देखिए कभी हर्षु दीर्घ किधर किधर हो जाता है हिंदी में, थोड़ा ये सब पर उतना ध्यान न दीजिए। कभी इधर से कभी इधर से कभी कभी लिखा जाता है, क्योंकि हिंदी में लिखने का हैबिट नहीं है आप लोग के चलते हम लिख रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता के नियम का उदाहरण दे रहे हैं इसमें, प्रभाविता के नियम का उदाहरण। तो प्रभाविता के नियम का उदाहरण हम यहाँ पे 2 को देंगे, है ना। पहला होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी ऐसे ही डायरेक्ट हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं पढ़ा सकते थे, ऐसे ही तो पढ़ा दें। समझ में नहीं आया कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसका एग्जाम्पल क्यों पढ़ा है। अब तो समझ गए कि प्रभावता के नियम में मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है, जो मेंडल बताए थे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर क्रॉस है, और दूसरा पढ़ना है डाईहाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर क्रॉस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि जब किसी पौधे या किसी जीवों के एक लक्षण के आधार पर क्रॉस कराया जाता है, जनकों के बीच एक लक्षण के आधार पर क्रॉस कराया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा, ये दोनों एक ही लक्षण है। अब वो क्या है, लंबाई, ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई है ना, यही ना ये लक्षण है। तो इससे क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। या फिर एक लक्षण कुछ भी लिखा जा सकता है। आपको हम बताए थे इससे पिछले वीडियो में कि मटर के पौधे में 7 अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं, 7 विपरीत गुण होते हैं। तो 7 विपरीत गुण में किसी भी गुण को आपस में क्रॉस अपोजिट गुण को एक लक्षण या 2 लक्षण को लेकर के किया जा सकता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि मटर के लंबा पौधा और बौना पौधा को क्रॉस किया, एक लक्षण हुआ हाइट का, ऊंचाई को, तने की ऊंचाई हो गया मटर के पौधे का, तो एक लक्षण को लेकर किया जाएगा। जो कि अभी देखिए एग्जाम्पल का पहला मिटाया टॉल कैसे आया था, एक पहले अभी बॉक्स वाला मिटाया ना, वो एक ही लक्षण के आधार पर था। और हो सकता है कोई जरूरी नहीं कि टॉल और डॉर्फ बार बार बौना और नाटा और मतलब लंबा और बौना को ही कराया जाए। उसके पुष्पों का रंग भी लिया था, रंग एक करेक्टर हो गया, रंग कलर, पुष्प का कलर एक करेक्टर हो गया। अब कलर में क्या हो गया, एक बैगनी रंग और एक सफ़ेद रंग, उसको भी क्रॉस कराया जा सकता है। गोल बीज झुर्रीदार बीज के बीच में भी क्रॉस किया जाता है। एक का गोल लेके करेंगे तो इसे क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन डाइहाइब्रिड क्रॉस में मान लेते हैं कि लंबा पौधा और बैगनी पुष्प को बौना पौधा और सफ़ेद पुष्प के साथ क्रॉस कराएं। तो देखिए ये में 2 कैरेक्टर आ गया, एक तो लंबाई को डिनोट करना लंबा पौधा और दूसरा है बैगनी पुष्प, यानी फूल का रंग भी और तने की लंबाई भी, दोनों मतलब तने का ऊंचाई भी, दोनों इसको में रख दिया। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया। उसी तरह से डाइहाइब्रिड क्रॉस में जैसे मान लो कुछ भी लिख सकते हैं 7 में से, मेंडल का जो 7 अपोजिट कैरेक्टर है, जैसे कि लंबा पौधा या गोल बीज झुर्रीदार बीज, लंबा पौधा बौना पौधा, गोल बीज झुर्रीदार बीज, ऐसा भी ले सकते हैं। या फिर आपका जो किताब में लिया है उसको में भी आप एनसीईआरटी की किताब में भी आपको देखेंगे कि पुष्प पौधे का बीज का रंग और उसका आकृति लिया गया है ना, यानी बीज का रंग क्या है और उसका आकृति क्या है, उसके आधार पर मतलब गोल बीज और गोल बीज और क्या बोलते हैं पीला बीज को क्रॉस कराया गया झुर्रीदार बीज और हरा बीज के साथ, ऐसा ही कुछ रहा होगा। तो उसको क्रॉस कराना, तो 2 डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, मतलब 2 गुण को ले करके आपस में क्रॉस कराएंगे तो उससे क्या कहेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ये दोनों वीडियो को इतना जो आज हम समझा है इसको दिमाग में रखिए। 6ठा लेक्चर में तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, उसके बाद फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अब वीडियो जब अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए, बहुत सारे विद्यार्थी लाइक नहीं करते हैं। और तो अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं लाइक, कुछ विद्यार्थी नहीं भी करते हैं, तो लाइक कीजिए। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि वीडियो हम किसी समय डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है रात में भी, दोपहर में कहीं खखन में हम डाल देते हैं वीडियो बना करके। तो ठीक है, आज के लिए यही, धन्यवाद, थैंक यू।